गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड थैंक यू आज मुझे बनाने के लिए और आप सबसे जुड़ने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं स्मिता नंदा लतिका फाउंडेशन देहरादून में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पे काम कर रही हूँ। मैं वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हूँ और इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। लतिका फाउंडेशन उन बच्चों और उनके परिवारों के साथ काम करता है जिन्हें कोई डिसेबिलिटीज है। यह बहुत दुख की बात है कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उन्हें उन बच्चों के मुकाबले में अब्यूज होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। एज ए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मेरा रोल है कि मैं यहाँ ध्यान रखूं कि लतिका रॉय फाउंडेशन में आने वाले हर बच्चे में सुरक्षित महसूस करें। हमारा स्टाफ और पेरेंट्स अब्यूज को पहचान सके और अब्यूज होने पर उन्हें क्या करना है यह वो जान सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसे हम पॉक्सो एक्ट 2012 कहते हैं, चाइल्ड लेबर लॉज या राइट टू एजुकेशन एक्ट या यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये सभी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बड़ों को दी गई है। पर यह हम पे निर्भर करता है कि हम ये जान सकें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम इन कानूनों को पढ़कर ही ये समझ पाएंगे। आज का सेशन आपको कुछ टूल्स देगा जिससे आप जिन बच्चों के साथ काम करते हैं उन्हें सुरक्षित रखने में सफल होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न पूछना है तो जैसे उन्होंने बताया अभी वानी ने कि आप चैट बॉक्स में लिखें, हम सेशन के अंत में उन्हें हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेट मी माय शेयर स्क्रीन प्लीज। जैसे मैंने बताया कि लतिका रॉय फाउंडेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करता है और हमारा हमेशा फोकस होता है उन बच्चों के साथ काम करना जिन्हें विकास में देरी है या कुछ डेवलपमेंटल डिलेज है। हमारी कामना है कि हम इस समाज को इन बच्चों के लिए बेहतर बना सके। बच्चों की सुरक्षा के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहले ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा किससे है, किस चीज से हम उन्हें सुरक्षा देना चाह रहे हैं। हम उन्हें अब्यूज से बचाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अब्यूज को हिंदी में हम 2-3 तरीके से कहते हैं। कई बार हम शोषण की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि बच्चों को दुर्व्यवहार मिलता है या उनका दुरुपयोग होता है या कैसे उन्हें हानि पहुंच सकती है। तो मैं अलग अलग हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग शब्द इस्तेमाल करूंगी हिंदी में। इंग्लिश में तो इसे हम अब्यूज ही कहते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बाल शोषण या दुरुपयोग क्या है, बच्चों को हानि कैसे पहुंच सकती है, हम उसके कुछ संकेतों को देखेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अब्यूज कैसे होता है। जब हमें पता लग जाए कि अब्यूज हुआ है तो हमें क्या करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे, हैंडलिंग करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज, थोड़ी सी निवारण के बारे में बात करेंगे और अगर कुछ हो जाए तो क्या रिपोर्ट करना है या उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा, थोड़ी उसके बारे में भी चर्चा होगी। हर संस्था में जो भी बच्चों के साथ काम करते हैं एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का होना अनिवार्य होना चाहिए, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग या कोड ऑफ कंडक्ट भी थोड़ी से पॉइंट्स में सामने लाऊंगी। आइए पहले बात करते हैं, जब हम बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उनके अधिकारों की बात करेंगे। बच्चों का ये अधिकार है कि उनके पास एक परिवार हो जो उन्हें प्यार देता हो, कोई चोट ना पहुंचाता हो, स्पेशल केयर मिले अगर उन्हें स्पेशल नीड्स है तो, यथासंभव उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, साफ पानी और पोषक भोजन मिले, एक सरकार हो जो उन्हें न्याय दे और हमेशा मदद करे, कपड़ा और खाना मिले, a safe place to rest and sleep also, good quality education, खेलने का है तो आराम करने का भी उनका हक है, उनको किसी भी फोर्स चाइल्ड लेबर से बचा के रखना है,
फ्री फ्रॉम एनी सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे आज। किसी भी तरह की क्रूर हार्मफुल पनिशमेंट उन्हें नहीं देना, ये बच्चे का अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार कि हम बच्चों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते या हम उन्हें उपेक्षा नहीं दे सकते। आइए हम कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। अगर मैं कहूँ अब्यूज कितने बच्चे होते हैं, तो 3 में से हर 2 बच्चा अब्यूज होता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे फिगर्स है, 2 in every 3 have been abused। अब आपको लगेगा ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अब्यूज के अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और उससे उन्हें किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है। एक आप ये फिगर देखेंगे, फैमिली जहां करती है 9 out of 10 बाय फैमिली मेंबर्स, मतलब अगर 10 बच्चे अब्यूज हुए हैं तो केसेस ये बताते हैं उनमें से 9 बच्चे जो है वो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही हुए थे। और अगर आप कभी हमें ये मन में मंशा होती है कि लड़के ज्यादा होते हैं या लड़कियां, तो आप देखेंगे समान सा ही नंबर है। लड़का हो या लड़की, दोनों को दुर्व्यवहार या उनका शोषण करीबन एक ही दर से होता है। बल्कि देखेंगे बॉयज का नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि प्रकार बहुत अलग अलग तरह के हैं। हमेशा लड़कियों के कुछ इंसिडेंट्स सुनने को ज्यादा मिलते हैं जब हम न्यूज सुनते हैं या पेपर पढ़ते हैं, पर कई बातें ऐसी होती हैं जो खबरों में नहीं आती है। ये घरों के अंदर है। क्यों हम बात कर रहे हैं आज बच्चों की सुरक्षा के बारे में? चाइल्ड प्रोटेक्शन क्यों इतना जरूरी है, क्यों ये इतना गंभीर मुद्दा है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ फैक्ट्स और तथ्य आप जरूर इसको जरा ध्यान से सुनिएगा भी और पढ़े भी इसे। अनुमान लगाया जाता है कि पिछले वर्ष दुनिया में 2 से 17 वर्ष की आयु में 1 बिलियन या 100 करोड़ बच्चों ने शारीरिक, यौन, भावनात्मक हिंसा या उपेक्षा का अनुभव किया है। और ये WHO की रिपोर्ट कहती है कि करीबन 100 करोड़ बच्चों ने किसी ना किसी तरीके का फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल या निग्लेक्ट अब्यूज का एक्सपीरियंस किया है। बाल शोषण के कारण हर दिन लगभग 5 बच्चों की मौत हो जाती है, ये चाइल्ड हेल्थ रिपोर्ट कहती है। 18 वर्ष की आयु से पहले 3 लड़कियों में से 1 और 5 लड़कों में से 1 का यौन शोषण होता है, ये एडवोकेसी सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि अगर 3 लड़कियां हैं उसमें से कहीं ना कहीं किसी एक का या 5 लड़कों में से 1 का किसी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है। 90% बाल यौन शोषण में बच्चा अपराधी को किसी न किसी तरह जानता है। जितने भी केसेस हुए हैं उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा अब उस इंसान को जिसने वो किया है अपराध, उसको किसी न किसी तरीके से जानता है। और 68% केसेस में ये परिवार के सदस्य द्वारा ही दुर्व्यवहार दिया गया है। बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा का अनुभव करने वाले बच्चों को किशोर के रूप में अपराध किए जाने की संभावना 59% अधिक है। आप ये जान सकते हैं ये आगे के लिए फ्यूचर कितना गंभीर है कि अगर कुछ बच्चों ने बचपन में कोई इस तरह का अब्यूज या निग्लेक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो बड़े होकर भी वो भी कोई ना कोई ऐसा क्राइम करते हैं। करीबन 60% चांसेस ऐसे होते हैं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। और हिंसा के अपराध में तो 30% अधिक होने की संभावना है। यूनिसेफ के एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय माता पिता अनुशासन के प्रयासों के तहत 6 साल तक के बच्चों के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के 30 अलग अलग रूप अपना उपयोग करते हैं। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए, 6 साल तक के बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए या तो कोई फिजिकल या कोई वर्बल अब्यूज तरीका अपनाते हैं। और ऐसे 30 अलग अलग तरीके वो अपनाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भारत में 2016 में अपराधों के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने
दिल्ली में जारी किया कि 2016 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के करीबन 1 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। अब आप समझ जाएंगे कि आज हम ये बात करने के लिए क्यों बैठे हैं, क्यों इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर होता है। आइए अब देखते हैं ये बाल शोषण या दुरुपयोग क्या है। कुछ भी ऐसा करने से जब बच्चे को हानि होती है या संभावित नुकसान होता है जिससे बच्चे का स्वास्थ्य, विकास या सामान्य रखरखाव को हानि पहुंचती है, और ये हमेशा उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास जिम्मेवारी है या बच्चा उस पर विश्वास करता है। तो हमेशा शोषण या दुरुपयोग बच्चे का उसी के द्वारा होता है कि जब भी हम उसके कभी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी जनरल वेलबींग को नुकसान पहुंचाते हैं अपने किसी एक एक्ट के जरिए, तो वो उसका शोषण होता है। बच्चों को हानि कैसे पहुंच सकती है, इसके 4 अलग अलग अब्यूजेस के 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे शारीरिक, फिजिकल अब्यूज होता है, भावनात्मक, इमोशनल अब्यूज होता है, यौन जिसे हम सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं, या उपेक्षा, निग्लेक्ट कहते हैं। निग्लेक्ट को बहुत जगह लोग काउंट नहीं करते कि ये कोई अब्यूज का तरीका है, पर नहीं, अगर बच्चे को निग्लेक्ट किया जाए तो ये भी किस तरह से अब्यूज होता है, हम इसके बारे में देखेंगे आगे। शारीरिक शोषण या फिजिकल अब्यूज, किसी भी तरह की कार्रवाई जो बच्चे के शरीर को किसी तरह से हानि पहुंचाती है या चोट लगी है, और ये आकस्मिक नहीं है। अगर बच्चे को धक्का लग गया कहीं से तो वो आकस्मिक हुआ, पर जब मैंने जानकर मारा तो ये आकस्मिक नहीं है। जानकर मैंने उसको नुकसान पहुंचाया है, जिसमें मारना, थप्पड़ मारना, जोर से फेंक देना, बहुत जोर से, गुस्से में बच्चों को बहुत जोर से झकझोर देते हैं। सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है छोटे बच्चों के साथ। 5 साल के छोटे बच्चों का, जिनका दिमाग बहुत ही कोमल होता है, वो अभी पनप रहा है, तो उस समय अगर इस तरह की कोई कार्यवाही की जाएगी तो बच्चे के मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा, बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा कोई भी एक्ट करने से पहले हमेशा सोचिए कि गुस्सा तो आता है, पर इस तरह का एक्ट बच्चे के लिए कितना नुकसानदायी है। कई लोग जला देना करते हैं बच्चे को, पानी में डुबा देना या गला घोट देना, यहाँ से जहर देना, बीमार कर देना, बच्चे को चोट लगने के जोखिम में डालना। कुछ एक्ट्स तो जैसे मैंने शुरू के बताए, ये खुद हाथ लगा के किए जाते हैं या हम खुद जान के करते हैं, पर कुछ ध्यान भी नहीं दिया, बच्चे को चोट लगने के जोखिम में डाल दिया। मतलब आपको पता है कि बच्चा अगर छत पे खड़ा है, उसे वहां छोड़ दिया अकेले, कोई बड़ा साथ में नहीं है, और वो सीढ़ियों से गिर गया या छत से गिर गया। हमने तो ये सोच लिया बाद में कि वो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, पर क्या वो हुआ? जानबूझकर हमने उसे उस सिचुएशन में डाल दिया, ये सोच जानते हुए भी कि बच्चा शायद वहां पर खुद अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा या अपने आप को बचाने में वो विफल रहेगा। सड़क, रोड कई बार क्रॉस करते हुए बच्चों के साथ अगर कुछ हो जाता है। घर में हमने बहुत ध्यान देना है आजकल की सिचुएशन में कि हर चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इतने हैं, बच्चे को शारीरिक नुकसान सबसे ज्यादा यहीं से पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल स्विच कभी नीचे रखे हैं, गरम प्रेस रखी है, मदर किचन में काम कर रही है तो गरम पानी का पतीला है, दूध का पतीला है, उसका डंडा सामने है, बच्चा भाग कर आता है, गिरा देता। कई केसेस में होते हैं कि बच्चे अगर जल गए हैं तो वो कैसे जल गए हैं, हम बाद में सोचते हैं कि ये एक्सीडेंटली हो गया, पर हुआ तो किसी की नजरअंदाजी की वजह से है, क्योंकि हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। बच्चों को मारने की बहुत बात सामने आती है, और ज्यादातर हम पेरेंट्स से बात करें या किसी संस्था में जहाँ बात जाते हैं बच्चे, वहां कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है और अगर पूछा जाता है कि क्यों मारते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के जवाब हमें मिले हैं, आप देख सकते हैं। कोई पेरेंट कभी कहता है जब मैं बच्चा था तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब उन्हें लगता है कि अगर थोड़ा मार दिया तो इससे नुकसान नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चे को भी नहीं पहुंचेगा।
या कई बार लगता है मुझे नहीं पता क्या करना, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया और वो मेरी बात नहीं सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो हाथ उठ गया। या कई बार मुझे ऐसा करना होगा या एकमात्र तरीका है जिससे वह सीख लेगा। जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं या सीखते नहीं है तो हमें क्या लगता है यही एकमात्र तरीका है, जोर से मारो या बहुत जोर से डांट लगा दो तो बच्चा समझ जाएगा। या कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं मैं उसके माता पिता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरा करने का अधिकार है, मतलब अगर मैं उसे प्यार करता हूँ तो मैं मार भी सकता हूँ, तो दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे बच्चे को, पर मैं मार सकता हूँ। या कई बार ये भी लगता है कि ऐसा करने से चोट नहीं लगती, थोड़ा सा थप्पड़ मारा है चोट तो नहीं लगती है, पर बच्चों के कोमल स्किन को सोचिए और अपना सोचिए कि हमें भी कोई मारता है तो दर्द होता है, ऐसे उसी को भी मारता है तो दर्द होता है। या कई बार हम ये कहते हैं यहाँ हर कोई यही करता है, ये हमारी संस्कृति है, हर कोई मारता है घर पे बच्चों को, उनको सिखाने के लिए, हर कोई उनको डिसिप्लिन करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं। या मैं बहुत गुस्सा था और ये हो गया। कोई भी, आप भी मेरे साथ इस मामले अग्री करेंगे कि ये तर्क सही नहीं है। जब हम बच्चों के शोषण की बात करते हैं तब हम बहुत भावुक हो जाते हैं और हमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। आज मैं आपको यहाँ कुछ पिक्चर शेयर करूंगी, हो सकता है आप उसको देख के कुछ भावुक हो जाए, कुछ विचलित हो जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वार्निंग देना चाह रही हूँ। यह निशान कुछ हाथ के मारने के हैं, आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं। कभी आप इस तरह के निशान देखें तो आपको समझें कि बच्चे के साथ किस तरह का दुरुपयोग हुआ है। ये हाथ से मारने के हैं, ये मुंह पे भी चांटे से ही लगे हैं। यहाँ आप गले पे देखेंगे जब बहुत जोर से किसी ने ऐसे करके दबाया है, ये तब निशान आते हैं। ये कान पे बहुत जोर से जब बच्चों के कान मोड़ दिए जाते हैं या खींचा जाता है तब इस तरह के निशान आते हैं। आंख पे मारने का निशान है। ये कुछ हाथ पे जब किसी को रस्सी से बांधा जाता है उस तरह के निशान है। ये जले के निशान है, हाथ पे जले के निशान है। ये पीठ पे आप देख सकते हैं किसी बेंच से मारा गया है उसके निशान है। ये भी आप पीछे देख सकते हैं किसी चीज से मारा गया उसके निशान है। सिगरेट से जलाने के निशान है। ये हाथ पे काटे जाने के निशान है। आइए हम बात करते हैं भावनात्मक शोषण क्या है, इमोशनल अब्यूज कैसे होता है। किसी भी बच्चे के भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचाना, जब उसके इमोशंस को हम दुख देते हैं। अब वो कैसे होता है, जब उनको नामों से पुकारते हैं, गलत नामों से पुकारते हैं, नकारात्मक बातें, बहुत ही नेगेटिव बातें बच्चों को बोलना, नेम कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, या तुम कुछ नहीं कर सकते, गलत गलत शब्द उनके सामने बोलते रहना, हमेशा तुम ये नहीं कर सकते, दूसरा ये कर सकता है, अपने काम देखो। ये सब चीजें जब हम बच्चों के सामने बात करते हैं, आप सोचिए इसके इमोशंस को कितना नुकसान पहुंचता है। सबसे जरूरी प्यार ना करना या जताना। सबका अलग अलग तरीका होता है प्यार करने का, मैं मानती हूँ। बच्चों को प्यार की भाषा बहुत समझ आती है, मैं ये सोचती हूँ। कई बार पेरेंट्स कुछ प्यार करते हैं पर उसे जता नहीं पाते, पर मुझे लगता है छोटे बच्चों को जताकर सिखाना बहुत आसान होता है। जब उन्हें जताएंगे उन्हें पता लगेगा वी आर लव्ड, वी आर केयर्ड बाय आवर पेरेंट्स, वो हमें प्यार करते हैं। इसी तरह जिस भी जगह जाते हैं बच्चे, चाहे वो किसी सेंटर में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे टीचर्स का हाव भाव देखकर ही समझ जाते हैं कि वी आर लव्ड,
वी आर स्पेशल फॉर देम, और मेरे ख्याल से तब वो आपकी हर बात सुनते और समझते हैं। तो डराना या धमकाना ये भी उनके इमोशनल अब्यूज का ही एक तरीका है। कमरे में बंद कर देना, लगता है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, और बच्चा कितनी देर उस कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा रहा और उसको किसी पनिशमेंट के तौर पे वहां रखा गया, ये उसकी भावनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगेन समटाइम्स टेलिंग देम दे आर अनलव्ड, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं थी, तुम क्यों आए हो, बिल्कुल बेकार हो। इस तरह की चीजें जब हम बात करते हैं तो ये सही नहीं है। और कभी कभी होता है कि कुछ जगहों पे जब बच्चों से कुछ काम लिए जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ और हम भी मानते हैं, बच्चों को हमने कुछ डेली चीज जरूर सिखाने चाहिए कि घर के वो काम करते रहे। पर कुछ जगह पर जब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उन्हीं पे डिपेंडेंसी हो जाती है कि छोटे बच्चे की वही ये काम करे, लड़की है छोटी, अगर सारे काम वही घर के कर रही है हमारी कंफर्ट के लिए, तो ये उनका इमोशनल अब्यूज है। शोषण या दुर्व्यवहार से तनाव बढ़ता है। तनाव जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, हमें ज्यादातर लगता है कि स्ट्रेस जो है वो बड़ों का वर्ड है, बड़ों को स्ट्रेस होता है, क्या बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता? हम अपने इमोशंस को अगर सोचिए, जिस दिन हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्या हमारा काम करने में मन लगता है? क्या हम अपना काम उसी तरीके से कर पाते हैं जिस तरह से हम रोज करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। जिस जगह मैं काम पे जाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि किसी दिन मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कुछ जोर से बोल दिया या मेरे तरीके को गलत बताया, मुझे क्रिटिसाइज किया, तो क्या मेरा मन उस दिन काम पे लगेगा? बिल्कुल नहीं। मेरी परफॉर्मेंस लेवल बहुत कम हो जाती है उस दिन। तो उसी तरह हम बच्चों को सोच सकते हैं, हमें तो फिर भी शायद स्ट्रेस लेने का अनुभव है, हम समझ सकते हैं कि तनाव क्या होता है। वो बच्चे जो छोटे हैं जिन्हें तनाव का भी अनुभव भी नहीं है, पर मस्तिष्क में तो वो दबाव पड़ता है, तो वो अपना काम किस तरह से करेंगे? स्कूल में अगर जा रहे हैं, वहां उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? जो वो करना चाह रहे हैं शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। और जब ये दुर्व्यवहार, ये अब्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। आइए अब एक क्विज आएगी, कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कॉल में, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। हाँ जी, I've shared the poll, it's there. या तो यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनके बारी बारी करके तीनों के आंसर्स दे सकते हैं। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। देखते हैं अभी तक की बारी में आपको कितनी जानकारी मिली है। तो मैं एंड कॉल कर रही हूँ, सभी ने जवाब दे दिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, अभी सिर्फ 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, ठीक। Okay, I think we have most of the votes. 34 out of 51 है सुनीता जी. Shall we go ahead and? Yes, please. Yeah. Okay. Yeah. I'm doing end call. Yes, please. Please.
हाँ, तो ये रिजल्ट्स हैं आपके। या सो अधिकांश बच्चों का दुरुपयोग अजनबियों से हो रहा है। सो गलत, ज्यादातर लोगों ने 35 में से 30 लोगों ने, करीबन 86% लोगों ने इसे गलत बताया है। सही कहा है बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि ज्यादातर दुरुपयोग या अब्यूज अजनबियों से नहीं होता, किनसे होता है? अपनों के द्वारा, जिनके बच्चे जानते हैं। अधिकांश भारतीय बच्चों को दुर्व्यवहार मिलता है। इसमें करीबन 63% लोगों ने कहा है सही है और करीबन 31% लोगों ने कहा है कि ये गलत है। तो क्या ये सिर्फ भारतीय बच्चों को अब्यूज मिलता है? मिला जुला आंसर आया, पर मैं बता दूं ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आज बात कर रहे थे। ये सभी जगह हो रहा है, देश हर जगह संसार में ये बात चल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारतीय बच्चों को दुर्व्यवहार मिल रहा है। अब्यूज हर जगह हो रहा है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम दुर्व्यवहार मिलता है। सही है या गलत? गलत कईयों ने कहा है, 80% लोगों ने कहा है ये गलत। पर जैसे मैंने बताया था कि लड़कियों और लड़कों को समान तरीके से, हम कभी ये नहीं सोच सकते कि लड़कियां ज्यादा सेफ हैं या लड़के ज्यादा सेफ हैं। जब वो बच्चा है, हमारे लिए वो बच्चा है और उसे बचाना दोनों ही सिचुएशंस में हमारा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसे निकाल दें स्क्रीन पे। हाँ जी। हाँ। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाते हैं। अब हम बात करेंगे यौन शोषण की, सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज दो तरीके से होता है। एक होता है जिसमें बच्चे का इस्तेमाल होता है और एक होता है जहां बच्चे को छुआ भी नहीं जाता। अब हमें दोनों तरह से जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता है। एक है शारीरिक संपर्क, जिसमें हम पता है बलात्कार या मौखिक सेक्स, हस्त मैथुन जिसे आप मास्टरबेशन कहते हैं, चुंबन, रगड़ना, कपड़ों के बाहर से बच्चे के शरीर को अनुचित तरीके से छूना। तो बच्चे के साथ कभी भी इस तरह का जब गलत व्यवहार होता है, उसके शरीर को छूकर, चाहे वो उसके कपड़े के बाहर से ही छूकर होता है, ये उसका सेक्सुअल अब्यूज है। कुछ ऐसा अब्यूज होता है जिसमें बच्चे को छुआ नहीं जाता, पर बच्चे को कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे हम कहते हैं गैर संपर्क गतिविधियां। जैसे बच्चे को यौन गतिविधियां दिखाना, उसमें शामिल करना, फोटो खींचने के लिए उसे शामिल करना, बच्चे को अनुचित यौन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करना, उसे बार बार कहना उस बात के लिए, उसके साथ इंटरनेट पर अनुचित संबंध बनाना। तो जब हम चाहे हमने बच्चे को छुआ नहीं है, पर उसको अगर हम कभी फोटोज भी ऐसी शेयर कर रहे हैं, कभी मूवी भी ऐसी दिखा रहे हैं, या कोई और कहीं मूवी देख रहा है उसको बच्चे को वो दिखाना, तो ये हर तरह की चीज जो है वो बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस तरह की कोई भी सिचुएशन पॉक्सो के अंदर आती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर आती है। अगर ऐसी गतिविधियां कहीं भी होती है तो इसकी सीधी रिपोर्टिंग है, और ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। ये नहीं कि आपको पता लग गया और आप चुप करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं से भी पता लगा है कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बच्चे ने आपको खुद बताया है, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको तीसरे बंदे से पता लगता है, कई बार होता है ना, आपको लगता है कि मुझे तो तीसरे ने बताया, तब आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर आप कोशिश करिए, जिसको बच्चे ने डायरेक्ट बताया या जिसने ये चीज होते हुए खुद देखी है, वो उसे बताएं। आप उसे एम्पावर करिए कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है और तुम्हें रिपोर्ट करना जरूरी है। बच्चे की कोई भी ऐसी गतिविधि
आप अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप में या किसी और को भी बताना कि ये चीजें आप नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल अब लीगली इलीगल है। तो इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। उपेक्षा की बात करते हैं जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं। कई बार कहते हैं कई लोग इसे नहीं समझते कि ये अब्यूज है। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। कुछ फैमिलीज को हम जानते हैं कि वो फैमिलीज ऐसी हैं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे को अच्छा खाना कपड़ा नहीं दे सकते हो, हम उसे उपेक्षा नहीं कहेंगे। वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, प्यार देते हैं और अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ मिले, पर जितने उनके पास रिसोर्सेज है वो उतने में ही उनको दे सकते हैं। हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जहां सब कुछ है, अच्छे वेल सेटल्ड पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग होते हैं, पर शायद समय नहीं होता या ध्यान और चीजों में होता है, बच्चे को वो समय नहीं दे पाते। क्या उसने ठीक से खाया है कि नहीं, क्या उसे न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है कि नहीं, पढ़ाई समय से हो रही है कि नहीं, कपड़े रोज चेंज कर रहा है कि नहीं, नहाना धोना, अपने को क्लीन रखना, ये चीजें जिम्मेवारी कई बार हम टोटली केयर टेकर्स पे छोड़ देते हैं। और अगर बच्चे को वो पूरी नहीं मिल पा रही है तो ये बच्चे के लिए निग्लेक्ट है। मूल जरूरत ना मिल पाना जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। और बच्चे के विकास के लिए क्या जरूरी है? अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़े मिले, उसको रहने की जगह हो उसके पास, पढ़ाई हो उसके, सीखने को कुछ हो उसके पास, ये सब बच्चे की मूल जरूरतें हैं। उसको अच्छा सेहतमंद जीवन मिले, उसे किसी नुकसान से बचाना ये जरूरी है, उसके स्वास्थ्य या दवाओं का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। बच्चा बीमार है पर उसकी दवाइयों का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कई बार होता है पेरेंट्स, हमने कई जगह काम करके देखा है कि थोड़ा बुखार है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पर हम ये सोचते हैं कि अगर वो स्कूल चला गया तो चलो टाइम वहां उसका निकल जाएगा, थोड़ा मैं भी अपना काम कर लूंगी घर पे। पर बच्चा उस स्थिति में क्या स्कूल में बैठ सकता है? क्या वो अपना काम कर सकता है? या बच्चे ने कपड़े गीले कर दिए हैं और बहुत समय तक अगर वो उसी कपड़ों में रहा तो वो उसको निग्लेक्ट है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, दवाओं का उसका समय से देना। कई बार ये भी होता है कि कुछ बच्चों को अगर कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स चाहे वो अनजाने में ही करते हैं, पर उसको दवाई वो दे दी जिससे बच्चा सोया रहे, ज्यादा परेशान ना करे। तो हमें इन चीजों के बारे में बताना कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेही है। अगर एक दिन में एक गोली है और आप उसे 2 दे रहे हैं कि चाहे वो शांत रहेगा, सोएगा और मुझे परेशान नहीं करेगा, तो बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे जरूरी है उसे प्यार और सुरक्षित वातावरण मिलना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो उपेक्षित महसूस करेगा। बच्चे में कुछ संकेत हम आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं, क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि क्या बच्चे का अब्यूज हुआ है। मैं आपको एक बात, आपका इस तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगी कि मैं जो भी यहाँ पर आपको साइंस कह रही हूँ या बता रही हूँ, कुछ संकेत, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 100% उसका अब्यूज हुआ है। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी ऐसे साइंस देखें तो हो सकता है बच्चे को कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। पर जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ है, बस हमें सतर्क रहने की जरूरत है और हमें उसके बारे में और जानकारी या जान पड़ताल करने की जरूरत है। कई बार हमें देखते हैं कि बच्चे की चोट लगी है या उसे कोई दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं किस वजह से हो रहा है, उठने बैठने में हो रहा है। आप बच्चे को चलते, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं हमारे सेंटर में कि चल रहा है, फिर रहा है, क्यों उठते हुए उसे दर्द हुआ, बैठते हुए उसे दर्द हुआ, मतलब उसे कहीं चोट लगी है। बच्चा शायद अपने आप आकर नहीं बताएगा कि मुझे किसी ने मारा है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। हमेशा डरे समय रहना, सबसे ज्यादा ये देखना कि अगर जब लगता है हमें कि बच्चे बहुत डरे सहमे रहते हैं, ऐसा क्यों है उनके साथ, ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा डरे रहते हैं। या छुट्टियों के बाद
जब वो घर स्कूल में है वहां आ रहे हैं या किसी सेंटर में आ रहे हैं तो दिखते हैं कुछ जले के निशान है, या हमेशा तभी चोट लगी होती, क्या ज्यादा समय घर पे रहने से ऐसा तो नहीं, कोई ना कोई ऐसी वारदात होती रहती है उनके साथ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को चोट लगी है, आप देखते हैं और आप उससे पूछते हैं, वो कोई और आपको कहानी बताएगा और आप घर वालों से पूछो तो वो कोई और जानकारी देगा। तो जब दोनों अलग अलग बात होती है तब भी हमें जांच करना बहुत जरूरी है कि शायद कुछ ऐसी बात है जो बच्चा नहीं बता रहा है। सही तरीके से बच्चे के खाने पीने, स्वास्थ्य और सफाई का ख्याल न रखना। जब बच्चे आते हैं स्कूल्स में या कहीं पर भी जहां दिखता है कि वो साफ सुथरे कपड़ों में नहीं है, रोज शायद नहीं उनकी क्लीनलीनेस का कोई ध्यान रखना, तो उसके बारे में बात करना, उनके पेरेंट्स के बारे में से बात करना इस बारे में। कई बार बच्चे खेल के जरिए बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो ज्यादातर ये तरह की चीजें कई बार उसके थ्रू पता लगती हैं जो वो मुंह से नहीं बताते, पर ऐसा खेल खेलते हैं कि आपको लगता है ये ऐसा क्यों खेल खेल रहा है, ऐसा इसने कहाँ देखा होगा। जो चीज उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, मतलब उसने कहीं देखा है तभी वो ऐसा खेल खेल रहा है, तो हमें सतर्क होने की तब जरूरत है। कई बार वो घर नहीं जाने चाहते किसी एक व्यक्ति के साथ, या जहां वो बच्चे सीखने आते हैं वो किसी एक स्टाफ के साथ, क्यों नहीं जाना चाहते उसके साथ? क्या वो उसे डराता है, धमकाता है, या उसके साथ कुछ गलत करता है? कई बार घरों में होता है कि अचानक व्यवहार में बच्चों में तब्दीली आ जाती है, कुछ लोग घर में आए होते हैं और एकदम से बच्चा बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम लोग को लगता है नहीं लोग आते हैं इसलिए ये परेशान हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं है। शायद कोई एक ऐसा आता है जिसके आने से वो परेशान होता है, किसी ने शायद कभी कुछ ऐसा कहा या उसके साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो परेशान होता है। या कभी बच्चे ऐसे बैठे आते हैं, कोई ऐसा हाथ पीछे से, एकदम बच्चा उछल पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बड़े से एकदम से डर जाएगा। परिवार में माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होता, बहुत तनाव होता है या कोई नशे का आदी होता है, तब हमने बहुत जरूरी है कि हम उन फैमिलीज के साथ बात करें, कहीं बच्चे के साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा, क्या पता बच्चे के साथ, जब क्योंकि आप भी इस बारे में जानते होंगे, जब कहीं फैमिलीज में मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या कोई ज्यादा वहां पर ड्रिंक वगैरह के अल्कोहलिक्स होते हैं या वहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है फैमिली में, तो फ्रस्ट्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो बच्चे पे भी उसका असर हो सकता है। तो हम लोग ज्यादातर फैमिलीज के साथ बात करते हैं, अगर आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है, कोशिश करिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ है, बच्चे को वहां से अलग रखिए, दूर रखिए, उसकी भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। या अचानक बच्चे बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं करते थे, पर शायद कोई चीजें ऐसी, डरते हैं बच्चे सोते हुए, कोई बात हुई है, कुछ हुआ है, और जब अचानक भी बस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी बहुत जरूरत है उसकी डॉक्टरी जांच भी कराएं या हम पता करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होना शुरू हो गया है। कई बार बच्चों के लिए संचार करना, बात करना जिनके लिए मुश्किल होता है, हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिनके ये कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, वो नहीं हमसे बातचीत कर पाते, तो उनके लिए हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन बोर्ड्स भी बनवाते हैं और यहाँ वो बच्चा हमें पॉइंट करके बता सकता है, पिंच किया या मुझे स्लैप किया या मुझे यहाँ पर मारा, इस तरह की कई निशान यहाँ पर बने हुए आप देख सकते हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो बच्चों को हम उस तरीके से सिखाते हैं कि वो इन्हें देखकर बता सके कि क्या हुआ उनके साथ। गुड़ियों से खेलते हैं, उनके जरिए वो कुछ बता सकते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। ये छोटी सी मैं एक लड़की की आपको छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। ये जब किसी एक केंद्र में आई थी, वहां पर वो बहुत समय से आ रही थी, पर उसने कभी भी कुछ बोला नहीं, बस थोड़ा खेलती थी, थोड़ा लिखती थी, थोड़ा सा जो सिखाने की कोशिश करते थे वो सीखती थी, पर कभी वो कुछ बोलती नहीं थी, जबकि हमें ये पता था कि वो बोल सकती है। बहुत समय बाद उसने एक दिन ऐसा चित्र बनाया
जो ये आप नीचे देख रहे हैं फोटो, सॉरी। चित्र देख के समझ में आया कि शायद उसके साथ कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन थी। सो काफी शायद उसका अब्यूज हो रहा था, जिसके बारे में फिर हमने उसके साथ, जिसके साथ काम करना, फैमिलीज के साथ और बच्चे के साथ शुरू किया। तो इस तरह की काफी, जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, इंसिडेंसेस पता लगते हैं। और हमेशा नहीं होता कि बच्चा आपको आके सामने मुंह पे बता दे, धीरे धीरे काम करना पड़ता है इसके बारे में, तब हमें पता लगता है कि किस तरह से बच्चे का अब्यूज हुआ है। और सबसे ज्यादा खतरा होता है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, जिन बच्चों को कोई ना कोई डिसेबिलिटीज है, क्योंकि वो तो अपनी जगह से शायद उठे भी नहीं है, वो अपनी चेयर पे है, व्हील चेयर पे है, फिर भी अगर उनके चेहरे पे निशान है, हाथ पे निशान है, इसका मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। या ऐसे परिवार जहां पर एक देखभालकर्ता को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हमें वहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जहां फैमिली में, जैसे मैंने आगे भी कहा, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या देखभाल करने वाले बच्चे की जरूरत को नहीं समझ सकते, या परिवार में बहुत तनाव है। तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को उन जगहों पर होता है जहां पर ये सिचुएशन आती है। हमने थोड़े से आपको आइडेंटिफाई के मैंने टूल्स बताए। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि बच्चा आपको कुछ बताता है या आपने कुछ देखा है, तो हमने उसके बाद क्या करना है। ज्यादातर क्या होता है, कई बार बच्चे का कुछ ऐसा जैसे होता है ना, हमें बहुत, अगर हमने देखा यहाँ लगा, एकदम से हम कहते हैं क्या हुआ, किसने मार दिया, कैसे लग गई तुम्हें। तो सबसे पहली चीज जो हमने ध्यान में रखनी है कि पहले कोई शांत या एकांत में जाए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, खुद को शांत रखे। बच्चे के सामने हमने वो इमोशंस नहीं दिखाने हैं जो हमें आ जाती है। बच्चा हो सकता है घबरा जाएगा, हो सकता है डर जाएगा, वो आपको पूरी बात भी नहीं बताएगा। सो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके उसे एक शांत एकांत जगह पे, खाली जगह पे लेके जाए, और उसके बाद जो भी हमने देखा या जो बच्चा आपसे कह रहा है, जो हमने सुना, उसे किसी कागज पे लिखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन चीजों को हम 10 दिन बाद बात करते हैं, तब उसने कुछ कहा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ, उतनी पूरी बात, आपको भी पता होगा, एक के बाद दूसरी हम एक ही बात को हम 10 अलग अलग तरीकों से देखते हैं, उसमें कितना बदलाव आ जाता है। जो हम बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और उनके साथ कुछ बुरा हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बारीक चीजों पे भी ध्यान दें। और फैक्चुअल नोट्स बनाना मतलब कि जो बच्चे ने कहा वही लिखना, उसमें अपनी कोई लाइन नहीं जोड़नी है। मुझे लगा वो डरा हुआ था, मुझे लगा उसको ये चीज अच्छी लगी, उसने उसे छुआ तो वो खुश था, ये चीजें हमने नहीं लिखनी है। सिर्फ जो हमने देखा, यहाँ लगा, वो सामने था, इसने मारा, बच्चे ने कहा, या मैंने ये निशान देखा, आप उसके बारे में बात कीजिए। हो सके तो किसी और को भी दिखाएं, बच्चे की मदद करें कि वह आपको बता पाए, और उसे हमें लीड नहीं करना है। बच्चे से हम जब पूछते हैं, पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखनी है, हम बच्चे से जब भी कोई ऐसी बात करते हैं, हमें पेरेंट्स कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। इसका हमें ध्यान रखें। हम लोग जो भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम लगता है कि हमें बच्चे के बारे में कोई बात करनी है, उसके कुछ शरीर में लगा है या कुछ उसके साथ हुआ है, अगर हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की कंसेंट होनी जरूरी है। कल को पेरेंट आके कह सकते हैं तुमने मेरे बच्चे से ऐसे बात क्यों करी। और उसके बाद जब हम बातचीत करते हैं, तो हमें उनको लीड्स नहीं देने। हम कह देते कई बार, कौन खड़े थे, वो आया था, उसने मारा, आप कहाँ गए थे। कोशिश करिए हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं उनसे, ताकि बच्चा खुद बता पाए क्या क्या हुआ मेरे साथ। बच्चे को सुने और उसी पर विश्वास करें, और उसकी सराहना कर सकते हैं जब वो बता दे कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे बता दिया, शाबाश।
और हो भी सकता है अब इसके बाद मैं किसी और को बताऊंगा, वो तुमसे बात करेंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और समझदार है, उसे इस चीज का पता होना चाहिए कि शायद मैं इसके बारे में अब कहाँ बात और कर सकता हूँ, किसी के कोई और भी शायद मुझसे पूछेगा इसके बारे में। ये मैंने आपको जैसे बताया, कुछ ओपन क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, कि हम जब बच्चों से बात करते हैं ये कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बजाय इसके कि हम कहें क्या डैडी ने मारा था, क्या वो तुम्हारे साथ वहां गए थे, क्या वो गिर गया था। ऐसी कोई भी बातें करने से ये सच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हमें सच्चाई नहीं पता लगी, क्योंकि बच्चे आगे से कई बार बोल देते हाँ ऐसा हुआ था, हाँ उन्होंने मारा था, वो साथ में थे। तो कोशिश करना है कि हम अपनी तरफ से कोई लीड्स उन्हें ना दें। अभी तक की जानकारी के लिए अभी एक क्विज और करते हैं, उसमें करीबन 3 क्वेश्चंस और होंगे। कैन यू प्लीज शेयर द पोल प्लीज। जिन बच्चों को विकलांगता है उनके साथ दुष्कर्म होने की अधिक संभावना है। जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उनके साथ अब्यूज ज्यादा होता है, ऐसे होने की चांसेस है, ये कह रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा या माँ का शोषण होना बच्चों के साथ दुष्कर्म होने का खतरा बढ़ाता है। सेक्सुअल अब्यूज में हमेशा बच्चे के साथ शारीरिक क्रूरता या फिजिकल वायलेंस नहीं होती, कभी कभी बच्चे को उस सेक्सुअल अब्यूज का एहसास भी नहीं होता। First is complete. So we still have more people. I think should I just close it? Sure. Okay. So पहला तो करीबन 94% लोगों का यही जवाब है, सही कहा उन्होंने कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज है उनके साथ कोई भी अब्यूज होने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। घर में लड़ाई झगड़ा या माँ का शोषण होना बच्चे के साथ दुष्कर्म होने का खतरा बढ़ाता है, ये भी करीबन 85% लोगों ने कहा ये सही है। तो मेरी बात जो मैंने कही आप सबको मेरे ख्याल से ये ध्यान में रही है। करीबन 12% लोगों ने कहा है कि ये गलत है, तो मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि घर में जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है। और सेक्सुअल अब्यूज में हमेशा बच्चे के साथ फिजिकल वायलेंस नहीं की जाती, कभी बच्चे को कई बार उनको एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ गलत हो रहा है। करीबन 85% लोगों ने कहा है कि ये सही है, सही जवाब दिया उन्होंने। तो मतलब क्या है कि सेक्सुअल अब्यूज में वो तो बच्चे हैं, उन्हें कई बार पता भी नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर उन्हें गलत तरीके से कोई छू रहा है, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्हें तो पता भी नहीं है। और कई बार हम बहुत लोगों से हमने सुना है, पेरेंट्स जब से बात हुई है, बच्चा उसमें शायद उस मोमेंट को एंजॉय, उसे तो वो प्यार लग रहा है, उसे नहीं पता ये गलत हो रहा है, तो इसलिए वो आपको कभी नहीं बताएगा। तो हमें ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि ऐसा उसके साथ हो रहा है तो हम इसे कैसे रोकें। Thanks for your responses, please. हम लोग कंसर्न्स की बात कर रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो जैसे मैंने कहा, कुछ नोट्स आपको बनाने बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास ऐसे बॉडी मैप्स हो। इस तरह के अगर हम ये ऐसे हम लोग फुल बॉडी मैप भी रखते हैं, सिर्फ चेहरे का मैप भी होता है, हाथों का भी होता है और सिर्फ पैरों का भी होता है, जिसमें सिर्फ फीट नजर आते हैं।
तो बच्चे को कभी भी अगर कहीं इस तरह का कोई साइन दिखाई देता है तो हमें वो एरिया और लोकेशन मार्क करना, इस तरह से हम उसमें मार्क करके रख देते हैं फाइल्स में। कई बार क्या होता है कि जहां भी चोट लगी, चाहे उसको बच्चे को गिर के ही चोट लगी है, पर इसको एक रिकॉर्डेड इंसिडेंस की तरह रखना जरूरी है, क्योंकि हमें तो ये लगा कि उसने भी ये बताया मैं गिर गया था, पर आपको कुछ समय बाद शायद पैटर्न नजर आएगा कि क्यों इसके साथ पिछली बार भी हुआ, फिर हुआ और वही फिर हुआ। इस तरह से क्यों इसके ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पर कमर के नीचे हर बार यही इस तरह का निशान होता है। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती है तभी पता लगता है कि बच्चे के साथ कहीं अब्यूज हो रहा है। हम निवारण के प्रिवेंशन पे कुछ चीजों की बात करेंगे। पहली चीज तो हमेशा ये ध्यान रखें, जो मैंने पहले भी कहा, कि बच्चे का अब्यूज कहीं भी हो सकता है। वो परिवार हो सकता है, किसी संस्था या स्कूल में हो सकता है, या बाहर। तो हम ये तो कभी ना सोचे कि हर इसके लिए ये जगह सुरक्षित है। जैसे हमने पहले भी कहा, परिवार में तो सबसे ज्यादा होता है। बच्चे को सुरक्षित जगहों और लोगों की जानकारी दें, उसे पता हो कि कई बार, आज बहुत बार होता है कि पेरेंट्स घर के बाहर जा रहे हैं, वो नहीं है, या बच्चा कहीं थोड़ी देर के लिए भी बाहर गया, कुछ हो गया, कोई एकदम से सामने से आ गया, तो बच्चे को आप थोड़ा सा समझाएं, कभी मैं सामने ना हूं तो तुम किसके पास जा सकते हो। तुम दीदी है तुम्हारी घर में, या तुम्हारे घर में आपके पड़ोस में कोई बहुत अच्छे आपके, जो आपको, जिन पे आप बहुत विश्वास करते हैं, तुम इनके पास जा सकते हो, इनको बता सकते हो अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो। ऐसी कोई जगहों की और लोगों की उन्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आजकल के तो समय में मैं कहूंगी, क्योंकि अब ये कोविड सिचुएशन चल रही है, बच्चों को हमें सुरक्षित रखना और भी ज्यादा बड़ा हमारे लिए हो गया है। हर बार उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखवाना, उनको हर जगह जो चीजों को छूना, उनको हर चीजों को वॉश रखना, किन जगहों पे उन्हें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बार बार ये जानकारी देना हमें उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। बच्चे का कोई विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। ये हमारी बहुत हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा जिस भी किसी स्कूल या सेंटर में जाए, या कहीं पर भी वो जहाँ वो सीखता है, ज्यादा समय रहता है, उसे पता हो कि मेरे पास एक ये टीचर ऐसी है या ये दीदी ऐसी है जिनको मैं अपनी कोई बात बता सकता हूँ। मेरे को कई बार एक बात बहुत सोच में आती है कि जैसे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, कई जगह पर इस तरह के, कहीं काउंसलर हो गया, कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, और है ये बच्चों के लिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए। और क्या बच्चे जानते हैं इस बात को कि अगर मुझे कोई ऐसी परेशानी हुई है तो मुझे इनके पास जाना है, मुझे अपने आप उन मैडम को जाकर बताना है? मेरे ख्याल से छोटे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते। उन्हें नहीं पता कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझे इनके पास जाना है। तो उन्हें ये विश्वसनीय होना कोई जरूरी है जिसे वो अपनी सारी बात बता पाए। एक बहुत जरूरी चीज है कि बच्चे को किसी किसी चीजों पे हमें ना कहना सिखाना भी है। कई बार बच्चे सोचते हैं हमारे साथ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, हमें हाँ ही बोलना है। अगर मुझे बाहर कोई प्यार कर रहा है तो वो करने दो, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी करते हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, मैं ना नहीं बोल सकती। तो हमें ये घर में सिखाना है उनको कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, मैं तुम्हें कर रही हूँ, पर बाहर कोई तुम्हें हाथ लगाएगा या प्यार करेगा तो वो गलत है, तुमने ना कहना है। तुम्हें कोई कपड़े उतारने को कहेगा तो ये गलत है, तुमने ना कहना है। क्योंकि कई बार छोटे बच्चे जनरलाइज नहीं कर पाते कि जो हम घर में कर रहे हैं वो हमने बाहर नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, अभिभावक, पेरेंट्स को बच्चे का गलत व्यवहार समय पर ना रोकने का अंजाम खुले शब्दों में बताया। अगर बच्चे कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं सबके सामने, तो उन्हें बताना है कि ये गलत है उसी समय। कई बार हम बच्चे थोड़े बड़े भी हो रहे हैं, पेरेंट्स उनको साथ में सुला रहे हैं ना, उन चीजों को नहीं समझा रहे उनको। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, जो फैमिलीज बच्चों के साथ काम करती है, पेरेंट्स के साथ काम करती है, आप पेरेंट्स को जरा ओपनली ये चीज जरूर डिस्कस कीजिए कि टाइमली बच्चों को कहाँ नहलाना है, उन्हें प्राइवेट पब्लिक की सिचुएशन समझाना, बड़े बच्चों को अब साथ ना सुलाना, उनके अलग कमरों में उन्हें जगह देना।
अनुचित छूना, कोई अगर बैड टच की बारे में बात बताना, ये उनको समझ होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को प्यार और ध्यान दें, ये तो हम सब जानते हैं। सबसे जरूरी बात, गुस्से में जवाब ना दें, गुस्से की भाषा वो नहीं समझते। बच्चे पर विश्वास करें, अगर बच्चा आपको कुछ बता रहा है तो उस पर विश्वास करिए। कई बार हम लोग मजाक में टाल देते, नहीं नहीं नहीं, अरे वो अंकल ने तो ऐसा नहीं किया होगा, वो थोड़ी ना ऐसे कहते हैं, वो नहीं करते ऐसे, वो कह रहा बच्चा मैं नहीं जाना चाहता, पर हमें लगता है नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे की बात पे विश्वास करना जरूरी है। जो बच्चों की केयर टेकिंग करते हैं उसके बाद देखभाल करने वालों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात, आजकल बच्चे को सिखाएं कि कैसे ऑनलाइन होने पर भी सुरक्षित रहना जरूरी है। आजकल बहुत काम बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, पर कब अपने कैमरास को ऑफ रखें, कई बार ऑन छोड़ के ही इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या उसमें कितनी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये सब हमारी बड़ों की जिम्मेवारी है, हमें ही बताना है उन्हें। इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत लोगों के हाथ जाती है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगेगा, बच्चों को बुलिंग होने से बचाना। कई बच्चे इसका बहुत ज्यादा, जो उनका इमोशनल अब्यूज है, इसमें भी बहुत होता है। स्कूल्स में जाते हैं जहाँ उनको अपने साथी बच्चों के साथ थोड़ा सा, आई थिंक बुलिंग को तो हम सभी समझते हैं, बहुत ज्यादा होता है बच्चों के साथ, और वो बता नहीं पाते। बहुत बच्चा गुमसुम रहेगा, बोलेगा भी नहीं, कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की बातचीत उनसे होना जरूरी है कि जब आपको पता लगे आप जाइए स्कूल में एड्रेस कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि काउंसलर या सलाहकार की मदद ले। अगर हमें खुद को लगता है कि जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं बहुत गुस्सा आता है, मैं रोक नहीं पाता, घर में परिवार में जब मैं काम बच्चे के साथ करती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, बहुत ज्यादा डांटती हूँ और हाथ उठाती हूँ, तो मुझे कहीं मदद लेने की जरूरत है और वो मुझे जरूर लेनी चाहिए। मैंने ऐसी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको अगेन फॉर पॉइंटिंग डाउन ऑल द पॉसिबल फिजिकल अब्यूज, कोई इनको लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्लिक करना चाहे फोटोज, क्योंकि अलग अलग अब्यूजेस के लिए लिखे हैं कि फिजिकल अब्यूज कब हो सकता है, कि डज द पर्सन हैव मोर देन यूजुअल डिफिकल्टीज सिटिंग एंड मूविंग, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। कभी अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस होते हैं, फेडिंग ब्रूजेस होते हैं, और बच्चा कभी एंग्शियस गोइंग टू अ पर्टिकुलर एडल्ट, एकदम से श्रिंक बैक हो जाता है किसी बड़े के आने पे, और कभी वो कम्युनिकेट करते हैं कि खुद ही उन्हें चोट लगी है तो, या किसी केयर गिवर के पास जाने में बहुत एंग्शियस होते हैं, जब बहुत घबराते हैं। पॉसिबल इमोशनल अब्यूज हो सकते हैं, when the person sometimes show unusual emotional stress, repeated anxious movements, withdrawal, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बच्चे जब इस तरह का काम करते हैं, तो हो सकता है इमोशनल है। और डू दे सीम टू लॉन्ग फॉर अफेक्शन टू एन अनयूजुअल एक्सटेंट, बहुत ज्यादा जब प्यार मांगते हैं, अफेक्शन जब बहुत ज्यादा मांगते हैं, तब भी लगता है कि शायद इमोशनली डिस्टर्ब है, या बहुत एग्रेसिव या अब्यूजिव होते हैं। बच्चे लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं? अब्यूजिव लैंग्वेज अपने आप से, मतलब यहाँ वो कहीं देखते हैं या घर पे होती है इस तरह की लैंग्वेज। तो जब बहुत अब्यूजिव है तब भी हमें ध्यान देना है कि इनके साथ ये अब्यूजिव लैंग्वेज कौन यूज कर रहा है। Sometimes they don't have unusual reaction towards praise. आप बच्चे की बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं और आपको लगता है बच्चा खुश भी नहीं हुआ, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, मे भी शायद उसको उस चीज का है ही नहीं, मतलब वो उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि कोई उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है और वो खुश हो। तो वहां भी आप समझ सकते हैं कि शायद बच्चा इमोशनली अब्यूज्ड है। और कई बार बच्चे अपने मेन केयर गिवर से अटैच नहीं होते, तभी लगता है कि क्यों उनमें ये प्यार की कमी है। जब वो जो उसके साथ, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या जो बच्चे को अटेंड कर रहा है, वो उसके साथ अटैच नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? सेक्सुअल अब्यूज के पॉइंट जरूर आप देख लें। ये आपने ऑलरेडी पहले देखा है कि मोर देन यूजुअली डिफिकल्ट सिटिंग एंड मूविंग, डू दे शो एन अनयूजुअल लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट सेक्सुअल बिहेवियर।
जब उन्हें अनयूजुअल नॉलेज होती है किसी भी सेक्सुअल बिहेवियर की, इसका मतलब उनका कहीं अब्यूज हुआ है, या वो अपना ज्यादा बॉडी बहुत ज्यादा अनयूजुअली कवर्ड अप या बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं। कई बार बच्चे निकालते हैं, बच्चे कपड़े निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, जानने की कोशिश करनी चाहिए। If they need help in toilet, do they have any abnormal discharge from the private area? अगर बच्चों में कभी डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी तरह का प्राइवेट एरिया से, तो मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए, पता करना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी वही पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए। पॉसिबल निग्लेक्ट, does the person seem unusually hungry? Again, जब बच्चा कई बार होता है कि बहुत भूखा है, मतलब लगता है कि बहुत खा रहा है, मतलब उसे समय से खाना और पानी नहीं मिल रहा है, उसे मेडिकल केयर ठीक से नहीं मिल रही है। अगेन जैसे मैंने बताया, बहुत बच्चा मतलब गंदे आते हैं, स्मेली कपड़े हैं, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं हुई है, ये सब निग्लेक्ट होने के, पॉसिबल निग्लेक्ट के साइंस है। बहुत ज्यादा कई बार लगता है ओवर मेडिकेशन है, क्यों बच्चा सोता रहता है, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जब हम बात करते हैं कि बच्चों के साथ जो काम करते हैं उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक बहुत जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारी संस्था में बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ जो भी काम करें उस कोड ऑफ कंडक्ट का पता हो। कि मैंने सिर्फ वो लाइंस लिख दी है ताकि आपको पता लगे कि इस तरह की चीजें हमें अपने लिए हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं। मैं बच्चों के परिवारों और अन्य स्टाफ सदस्यों से जुड़ी सभी व्यक्तिगत मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखूंगा। मतलब कि पहली चीज हमें ध्यान रखनी है बच्चों के साथ काम करते हुए कि अगर आपको बच्चों का कोई कंसर्न पता लगता है, दिस इज टोटली कॉन्फिडेंशियल। कई बार होता है कि हम लोग जहाँ ओपन में बैठे हैं, टी टाइम चल रहा है, चैट टाइम चल रहा है, तो हम बच्चों की कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, इस पे बहुत ध्यान देना है। ये टोटली कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, उसको अरे उसके घर में बहुत मारते हैं, ये करते हैं, फैमिली में ऐसा, तो ये चीजें बच्चों की हमें बहुत रिस्पेक्ट देने की जरूरत है और ये ओपनली ऐसे डिस्कस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जिससे कंसर्न पर्सन है, चाहे वो टीचर है, कंसर्न पेरेंट है, आप उनसे बात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, मैं बच्चों के साथ इज्जत से पेश आऊंगा और उनके उन्हें छूने से पहले या कुछ भी करने से पहले मैं उनकी अनुमति मांगूंगा। ये बच्चों को अगर हम शुरू से ही सिखाएं कि अगर आपको कोई छूता है पहले आपसे अनुमति मांगेगा कि मैं तुम्हें, अगर तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ूं, तुम्हारा हाथ छूऊं और तुम्हारा हाथ देखूं, तो बच्चे की वही आदत बनेगी। मैं किसी बच्चे के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क से बचूंगा जब तक कि यह बहुत जरूरी ना हो। जैसे कि अगर किसी बच्चे को मतलब कभी चोट लग जाए या उसे परेशान हो, तब तो आप उसे बच्चे को आप छुए, थोड़ा देखें, पर अदरवाइज बच्चे को हग करना, उसके साथ खेलना, हाथ पकड़ के खड़े रहना, इन चीजों से हम जितना बचे, आई थिंक बच्चे भी उतना ही सीखेंगे। मैं शारीरिक अनुशासन या किसी भी अन्य अनुशासन का उपयोग नहीं करूंगा जो बच्चों को डराता या अपमानित करता हो। ये तो हर जगह जो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल जहां पर बच्चों के साथ काम होता है, वहां ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी फिजिकली डिसिप्लिन करना बच्चों के लिए, जब अनुशासन इस तरह का करते हैं जिससे बच्चों को डराते हैं या अपमानित करते हैं, वो चीजें ना लागू हो। बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होने का संदेह तुरंत अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करूंगा। कि जब कभी पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, हर एक प्लेस, ऑफिस में, सेंटर में, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जहां पर कि आप जाकर रिपोर्ट कर सके, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, मुझे पता तो लग गया पर मैं जाकर किसको बताऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन इसके बारे में काम करेगा। तो एक डेजिग्नेटेड पर्सन होना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी जरूरी बात, यदि मैं खुद को बच्चे को नुकसान पहुंचाने के खतरे में पाता हूं तो मैं अपने सुपरवाइजर से मदद का अनुरोध करूंगा। आज शायद मैं बहुत डिस्टर्ब आई हूं अपने सेंटर में, मैं शायद बच्चों के साथ काम करने के हालत में नहीं हूँ, शायद मैं बहुत शायद घर से लड़के आई हूँ, अपने आपस में कुछ हो गया, तो कहीं मेरा गुस्सा बच्चों पे ना निकले,
तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन है तो आप ऐसी फैसिलिटी अपने स्टाफ को दीजिए कि वो खुद आके आपको रिपोर्ट करे कि मुझे आज कुछ और काम दे दीजिए, मैं छोटे बच्चों के साथ शायद नहीं काम कर पाऊंगा या पाऊंगी। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, हर संस्था में होनी बहुत जरूरी है। हर स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। जो भी न्यू अपॉइंटेड स्टाफ आता है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की ट्रेनिंग को मैंडेटरी ले। इस तरह की कभी भी ट्रेनिंग की आपको जरूरत हो, अगर आपने कभी पॉलिसी भी देखनी हो, आप हमारी लतिका राय फाउंडेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर हिंदी में इंग्लिश में दोनों पॉलिसीज बनाई गई है। एक क्विज भी हमने अपनी वेबसाइट में रखी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्विज, जिसमें करीबन 21 क्वेश्चंस है। उसको आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, उसके आंसर लीजिए। आई थिंक बहुत सारे आपकी क्वेरीज ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये बात फिर से बताना चाहूंगी, रिपोर्ट टू सेक्सुअल अब्यूज में मैंडेटरी रिपोर्टिंग है अंडर पॉक्सो। अगर कभी भी पता लगता है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो हर पुलिस स्टेशन में एक एसयूपी यूनिट होता है, एसजेपीयू यूनिट होता है। वहां पर आप बच्चे की रिपोर्ट लिखा सकते हैं। वो एक लेडी कांस्टेबल ही होती है जिसको, अगर आपको जानकारी, आपको लगता है बच्चे को कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो वो नहीं बता सकता, तो वो ही एक स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर का भी इंतजाम करेंगे। तो इस तरह की रिपोर्टिंग होनी बहुत जरूरी है। आपकी जिन जिन सिटी से आप लोग आए हैं वहां पर बहुत जगह चाइल्ड लाइन काम कर रही है, जिसका नंबर है 1098। हर जगह मोस्टली यही नंबर होता है। आप वहां पर बता सकते हैं अगर बच्चा आपको कहीं सड़क पे मिला है, अगर कहीं बाहर है, जब आपको लगता है बच्चे का कोई सामना नहीं है, वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। हर स्टेट में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होता है। बच्चे के अधिकारों का कभी भी हनन हुआ है तो आप इस ऑफिस में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं अगेन फिर यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, हम सिर्फ अपने घरों में या अपने केंद्र में या अपने स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम हर उस बच्चे की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में है, चाहे वो सड़क पर है, चाहे वो कहीं बाहर है। अगर हमारे सामने कोई बच्चा आता है और आपको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, आप उसी समय कोई ना कोई एक्शन जरूर लीजिए उसको सुरक्षा देने के लिए। और कई बार हम लोग क्यों पीछे हो जाते हैं कि हम क्यों कुछ करें, क्यों मैं रिपोर्ट करूं। कई बार लगता है कि सबको लगेगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। शायद छोटी सी तो बात है, कुछ ऐसा कहना जरूरी है, क्या मैं इसको रिपोर्ट करूं? या कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, मुझे पक्का पता नहीं है कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कुछ हुआ है कि नहीं मुझे पक्का पता नहीं है। कई बार लगता है अरे मेरे दोस्त ने किया है, उसकी नौकरी चली जाएगी, क्या मैं किसी को रिपोर्ट करूं? सबसे ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होती है परिवार में अगर कुछ हुआ है तो परिवार में बात कैसे करें, परिवार नाराज हो जाएगा, शायद वो बच्चे को ले जाएगा यहाँ से। या कई बार लगता है एक बार ही तो हुआ है, शायद एक बार हुआ है, अगली बार नहीं होगा। कुछ भी ऐसी सिचुएशन आने से पहले सोचिए, हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, वो शायद अपने आप को सेफ नहीं रख सकता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और पहला कदम भी हमारा ही होना चाहिए। और जरूरी बात कि जो स्टाफ कभी भी इस तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज से जूझ रहा है, इसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग हुई है या कभी किसी स्टाफ ने रिपोर्ट की है, तो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इन पॉलिसीज को फॉलो करती है, उसको उन स्टाफ को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। उसके आगे उसको किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, क्या परेशानियां आ रही है, उन चीजों पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को हमने एक सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन देना है स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए। वो कैसे हो सकता है? जब परिवार से अच्छे संबंध मिले, बच्चे के साथ एक विश्वसनीय रिश्ता मिले, बच्चे को संवाद करने में मदद मिले, सबको जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत वेल डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने की जरूरत है, बिकॉज चाइल्ड प्रोटेक्शन मैटर्स। एक स्पेशल नोट अबाउट व्हाट चिल्ड्रन से। बच्चे या कमजोर वयस्क पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं वे क्या देखते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है। हो सकता है बच्चे की कोई विशेष आवश्यकता भी ना हो। अगर कोई बच्चा यह बताता है कि उसके साथ कुछ हानिकारक हुआ है या उसके साथ उसने कुछ अनुचित देखा या सुना है, तो शोध से पता चलता है
कि बच्चे पर हमें हमेशा विश्वास किया जाना चाहिए। इस फोटो पे मैंने कोई और कुछ नहीं टॉपिक लगाया है, कुछ नहीं इसमें, बस शेयरिंग यही है कि ये मेरे को फोटो बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी अवेयरनेस जब भी स्कूल्स में करते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके आंखों में जो चमक आपको फोटो में दिखाई दी होगी, जो एक आत्मविश्वास दिखाई दिया है, कितना कौतूहल होता है सब चीजें जानने का, मुस्कुराहट है एक चेहरे पर, वो सब कैसे आती है? आई थिंक जब बच्चे सिक्योर फील करते हैं तभी आती है, उन्हें सुरक्षा देनी है तभी आती है, और वो सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। क्रेडिट्स टू माय मेंटर निकोला टांसले, ये सारी ट्रेनिंग मेरे को उन्हीं दी है। थैंक यू टू निकोला फॉर बीइंग विद दिस स्टोरी। Thank you, Smita ji. That was very useful and very informative. Definitely something, lot of new learnings, and especially जो आपने बात कही कि कैसे सवाल आते हैं मन में जहाँ you don't want to seek help. They are very relevant and very true. तो thank you so very much. मैंने नोटिस किया कि किसी के पास कुछ स्पेसिफिक सवाल थे नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ सवाल करने हो तो आप कर सकते हैं। बिफोर दैट बानी, आई विल लेट यू शेयर द फीडबैक। बानी, यू देयर? हाँ, तो अभी आपके साथ मैं एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगी। ये फीडबैक मैं इंग्लिश में भी शेयर कर रही हूँ और हिंदी में भी शेयर कर रही हूँ, तो आपको जो बेटर लगता है आप वो वाला भर सकते हैं, लेकिन प्लीज मीटिंग लीव करने से पहले प्लीज भरना फीडबैक फॉर्म। और या ओके, अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं है तो आपको लगता है मैं 1 मिनट का वीडियो शेयर करूं इसके बारे में? ऑफ कोर्स, यस यस, प्लीज। एक क्वेश्चन आया है मीनाक्षी से। हाँ जी। शी इज आस्किंग व्हाट वुड बी द राइट एज टू टीच चिल्ड्रन अबाउट टच। चिल्ड्रन, आई थिंक स्कूल्स में तो अब हर उसके करिकुलम में है। आई थिंक आप 5 साल के बच्चों से ही शुरू कर सकते हैं। जब बच्चा आपकी बात समझना शुरू कर देता है, आपके स्कूल जा रहा है, उसको तभी से हम बताना शुरू कर सकते हैं। वो बात अलग है कि उनकी कुछ चीजों की जानकारी बॉडी पार्ट्स की, और उसकी जब बॉडी पार्ट्स की उसके पास आएगी ना, बॉडी पार्ट्स की उनके पास सब्जेक्ट वाइज आता है कि कब उसको सिखा रहे हैं आप उनको, वो फिर भी उसको पर अच्छा टच और बुरा टच तो उसको छोटपन में जितनी जल्दी उसको समझ आना शुरू करे, मैं तो कहूंगी तभी से बताएं। स्पेशली आजकल जो बहुत हो गया है कि बच्चे को, पहले तो बड़े बच्चे तक भी किस करना हम लोग इतना माइंड नहीं करते थे, और छोटे बच्चों के साथ तो अब बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो बहुत यंग एज से ही कि आप उन्हें बताना शुरू करें कि मम्मी कर सकती हैं, बाहर आप किसी को मत करने दीजिए। ओके, हाँ, आप वीडियो शेयर कीजिए इफ यू वांटेड टू शेयर अ वीडियो, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी सुमिता जी, इसमें साउंड है क्या? लेकिन क्योंकि यहाँ साउंड अच्छा यहाँ तो आ रहा है, उसमें नहीं सुनाई दे रहा।
to un. Wait a minute. Full sound है, you can't hear it? Can every नहीं सुना रहा। हाँ, हमें सुनाई नहीं दे रहा है साउंड। फिर I think no point. Should I just switch it off? Sure, okay. Okay. एक और क्वेश्चन आया है। ठीक है। उन्होंने लिखा है घर के तनाव से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? हाँ जी, एक बार फिर से बोलिए, मैं ऑफ कर रही थी, बताइए। घर के तनाव से बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? घर के तनाव में, तनाव की देखो अलग परिभाषाएं होती हैं। एक तो है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप बच्चे को अलग रख सकते हैं उसी कमरे में, मतलब कम से कम बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा ना हो। इसमें तो हम इजीली पॉसिबल है, जो मुझे लगता है। हाँ, कई बार ये भी सिचुएशन होती है, फैमिली से हम भी काम करते हैं कि एक ही कमरा है, 2 है, तो कोशिश करिए बच्चे के सामने ना हो। और किस तरह की तनाव की बात कर रहे हैं, मैं अगर आप थोड़ा ज्यादा बताएंगे, क्योंकि तनाव तो बहुत वाइड टर्म है। Yeah, maybe we can unmute her. Supriya ji, एक second, let me find you. एक second. हाँ, आपको unmute किया है सुप्रिया जी. If you can add, आप बोल सकते हैं आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? Not able to get. ऐसा होता है कि मैं समझ सकती हूँ, तनाव घरों में ऐसा भी आता है कि रिसोर्सेज कम होते हैं, चीजों की मांग होती है, उस तरह को भी लेके मैं ये नहीं कहती कि बच्चे के हर चीज को दिया जाए, पर ये कहने का सिर्फ तनाव होता है वो आपस में, मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, पर बच्चे को कन्वे करने का एक तरीका होता है कि बच्चे को जरूर समझ में आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ छोटे से ही, कि क्या चीजें हमारे लिए पॉसिबल है और क्या नहीं है, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो वो चीजें की जानकारी देना उसे जरूरी है। मुझे लगता है कि कई बार बच्चे, हमें लगता है ये बात हमारी समझ नहीं पाएंगे, पर हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे बताएं क्या चीजें मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं काम पे जाती हूँ तो शायद मैं ये अपना समय, मेरे को इसी समय में मुझे ये काम करना है, इसीलिए शायद मैं तुम्हारी ये जरूरत पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं शायद उनकी ये जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। मतलब बच्चे को, मेरे को तो लगता है ज्यादा से ज्यादा हम शेयरिंग करें, उन्हें बताएं, बस बताने का एक तरीका हो। और तनाव तो अगर पैसे का है, काम का है, वो चीजें तो शायद बच्चों को समय से ही आएंगी। ओके, या और कुछ सवाल हैं किसी के पास? एनी क्वेश्चंस प्लीज शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया था काफी सारे क्लिनिक्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स एंड अदर एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए हैं। अगर आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के बारे में आप सोच रहे हो आपके सेंटर के लिए, आपको कुछ भी सवाल हो उसके बारे में जरूर पूछिए प्लीज। ओके, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस फॉर द मोमेंट। ओके, ग्रेट। का ऑप्शन है